हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम दो चीज़ देखेंगे यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी देखेंगे और एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी देखेंगे, है ना। ये दोनों जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लिए, जो हम आगे हम देखेंगे, जैसे कि सरफेक्टेंट देखेंगे, है ना, और एक सरफेस एक्टिव एजेंट जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे आने वाले वीडियो लेक्चर जैसे माइसेल्स का फॉर्मेशन या माइसेलाइजेशन जिसको बोलते हैं। सब प्रोसेस को जब वीडियो लेक्चर और एक एक करके हम लोग आगे वीडियो लेक्चर्स पे आते जाएंगे, तो ये सब बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको आज क्लियर कर लेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे क्लियर पता चल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस की बात चल रही है ना। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर देखो यहाँ पे लिखा है, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो किसके बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है ना, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, जो ए मॉलिक्यूल और ये बी मॉलिक्यूल, ए और बी, है ना। तब ऐसा हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल एक कंडीशन में क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, मतलब वाटर है तो वाटर ही हो सकता है। दूसरे केस में ये ए है तो बी क्या हो सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, सेम और डिफरेंट हो सकता है। तो ये दो चीज पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, अब उसी उसी के बेस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है इसका। तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर टू टाइप्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एक एक करके इसको भी समझेंगे। तो देखिए, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, याद रखेंगे, है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, सेम है, जिसमें पहला कंडीशन बताया ना, ए और ए टाइप दोनों सेम है, ए और बी दोनों सेम है। मतलब जैसे मान के ऐसा समझ लेते हैं कि H2O मॉलिक्यूल है एक, और ये भी क्या है, एक वाटर का ही मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें लगेगा, वो क्या फोर्स कहलाता है, वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। आया समझ में। तो दिस कोहेसिव फोर्स इज वेरी स्ट्रांग। सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड्स में होगा। मतलब ए भी सॉलिड है और बी भी सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा होता ही, क्योंकि पता है सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। उसके बाद किस में आएगा, ए अगर लिक्विड है और बी भी अगर लिक्विड है, तो इनके बीच फोर्स थोड़ा कम होता है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, बोल रहा है सॉलिड में, लिक्विड में। हमारा मेन फोकस रहेगा सॉलिड और लिक्विड के। ऐसा कंडीशन हम देखेंगे जिसमें सॉलिड सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड का भी यहाँ पे फोर्स देखने वाले हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूल के बीच, सेम सब्सटेंस के बीच में अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, है ना। जैसे लिक्विड लिक्विड मैंने बताया भी, वाटर वाटर के बीच, तो ये वाला पॉइंट को भी याद रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद लिक्विड एंड एक्सट्रीमली वीक होता है किसमें, गैस में। पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। गैस के मॉलिक्यूल इसीलिए क्या होता है, रेंडम मूवमेंट करता है। गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडम मूवमेंट करता है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच बहुत कम फोर्स होता है। आया समझ में। अब आते हैं एडहेसिव फोर्स, सेकेंड। तो एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। समझ लेते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो जैसे एक बीकर है ना। तो बीकर में क्या लेते हैं, अगर हम एक लिक्विड ले लिए तो क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, इस लिक्विड में H2O के मॉलिक्यूल है इसमें। तो H2O मॉलिक्यूल, इसमें भी बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स है ना। तो इन दोनों H2O मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को तो कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। बट इस ग्लास के साथ, जो बीकर में ग्लास है ना, ग्लास से बना है ये, तो जो बीकर है, इस ग्लास के जो वॉल बना है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, किसके साथ, ये ग्लास है हमारा, एक हो गया, और दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर के मॉलिक्यूल हो गया। तो इनके बीच भी कुछ अट्रैक्शन काम करेगा। तो इस टाइप के अट्रैक्शन देखो, ये अलग सब्सटेंस हो गया ग्लास हमारा, और ये वाटर अपना अलग सब्सटेंस हो गया। तो टू डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अगर कुछ फोर्स काम करे, तब इसको बोलेंगे एडेसिव, एडेसिव फोर्स। आया कि नहीं आया समझ में, है ना। अगर सेम है तो कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट है, जैसे ग्लास और वाटर का ले लिया मैंने, ग्लास एक अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अपना अलग है, इनके बीच में कोई फोर्स अगर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स काम करता ही है, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स इंक स्टिक्स टू पेपर व्हाइल राइटिंग। जब हम किसी भी पेपर में कुछ लिखते हैं, है ना, जब हम A4 साइज पेपर में ही कुछ लिखेंगे, तो उसमें इंक से जो लिखाता है, तो इंक क्या करता है, वहां पर जा करके उसमें लिखाते जाता है पेपर पे। और रीजन क्या है उसका, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि इंक क्या है हमारा,
एज ए लिक्विड कंसीडर कर सकते हैं और आपका जो पेपर है एज ए सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, ये क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से ही हम किसी भी पेपर में कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, वो उसमें लिखाता है। लिखाने का रीजन क्या है? एडहेसिव फोर्स दोनों के बीच में काम करता है, पेपर और इंक के बीच में। वैसे सेम फेविकोल भी, कहीं पर भी अगर हम फेविकोल से किसी भी चीज़ को चिपकाना चाहते हैं तो फेविकोल लिक्विड हो गया, और कोई अगर सॉलिड चीज़ है जैसे कोई बुक्स को भी चिपका रहे हैं हम लोग है ना फेविकोल, तो भी वो चिपक जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक अट्रैक्शन फोर्स से उनके बीच काम करता है जो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। गम हो गया या फिर एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग एडहेसिव प्रॉपर्टी, ये सब एडहेसिव प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। मतलब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, यही हमारा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तब देख लेते हैं, द मॉलिक्यूलर रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अनदर मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे एडहेसिव फोर्स की केस में बात करें या फिर कोहेसिव फोर्स की बात करें, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, वो 10⁻⁹ मीटर तक ही ये क्या करता है? ये अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। कहाँ तक? 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा वैल्यू है। तो 10⁻⁹ मीटर तक के डिस्टेंस तक ये फोर्स, ये दोनों फोर्स जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, मतलब वैलिड है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी एडहेसिव फोर्स और जो कोहेसिव फोर्स पढ़े उसके एप्लीकेशन नीचे देखेंगे, है ना। अब हम चलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन, एंगल किसके बीच? बिटवीन किसके बीच? द टेंजेंट ड्रॉ एट द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस विथ इन द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझा रहा हूँ, इसमें क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, कैसे? लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और सॉलिड सरफेस के साथ हम क्या करना है? उसका जो एंगल बनेगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनेगा, वही क्या कहलाता है? हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। या फिर अदर डेफिनेशन बोलेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ एट द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस विद इन द लिक्विड एट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं फेज दिखा रहा हूँ। एक है हमारा क्या है? एक फेज है, ये सरफेस है ना, ये हमारा 1 मिनट इसको मिटाते हैं ना। ये हमारा क्या है? यहाँ पर एक सरफेस बना हुआ है, दिख रहा है आपको? मतलब यहाँ तक हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपको वाटर लिक्विड है, दिख रहा है सरफेस। ये जहाँ पे बना है ग्लास है, ये दिख रहा है, ये ग्लास है। तो ग्लास के साथ ये पॉइंट पे देखें हम, है ना, ग्लास के साथ क्या है? वो लिक्विड टच है। इस पॉइंट पे ग्लास के साथ लिक्विड टच है, तो टेंजेंट किसको बनाना है? तो जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है लिक्विड और ग्लास का पॉइंट। तो कांटेक्ट कैसे निकालना है? तो टेंजेंट निकालना है किसे? लिक्विड का सरफेस का। देखो सरफेस वाला पॉइंट के, ये इसका टेंजेंट है, यहाँ पे बनाते हैं, ये इसका क्या है? टेंजेंट है। और ये हमारा क्या है? लिक्विड का सॉलिड का सरफेस है। इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा बोल रहे हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। एक हो गया हमारा। अब अगर हम ऐसा कुछ सरफेस बना दें, ये हमारा है सॉलिड सरफेस, जो ग्लास ट्यूब लिखे हैं ये हमारा है ऐसा। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट कैसे खींचेंगे? टेंजेंट हम लिक्विड के सरफेस से खींचेंगे, इस टाइप से टेंजेंट खींचाता है ऐसा, जहां पर से ये टेंजेंट इसको बोलते हैं ना। ये टेंजेंट हो गया, ये लिक्विड का हमारा सॉलिड का सरफेस हो गया, ये वाला पॉइंट। दो पॉइंट याद है, ये टेंजेंट बना दिया मैंने, ये टेंजेंट हो गया। लिक्विड सरफेस से टेंजेंट खींचना, ये हमारा हो गया सॉलिड। तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है ना, वो क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। आ रहा है समझ में? सेम अगर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड का एक सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पर लिक्विड का ड्रॉप्स है एक। तो लिक्विड के ड्रॉप का हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या कहलाएगा? इसको यहाँ से खींचेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। और ये हमारा सॉलिड का सरफेस कहलाएगा। तो इनके बीच का जो थीटा है वो कहलाता है कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ गया? सॉलिड के सरफेस होना चाहिए और लिक्विड से हम टेंजेंट खींचेंगे। अभी और आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके देखेंगे तो ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, है ना। अभी हम और देखेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर क्या क्या हो सकता है? देखो, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जैसे मैंने ड्रॉ किया, एक क्या किया? सॉलिड सरफेस ले लिया और एक हमारा लिक्विड ले लिया ना, ऐसे करके लिक्विड ले लिया मान लो। तो इसका हम कहने इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सॉलिड का सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है? एंगल। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा है और सॉलिड के भी नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ना, द नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड विच कम्स इनटू कांटेक्ट। तो नेचर पे किसके किसके डिपेंड कर? कैसा? सॉलिड और
वो दोनों लिक्विड के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कितना उनके बीच कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा उनके बीच कांटेक्ट होगा उसके हिसाब से थीटा का वैल्यू आएगा। अभी हम देखेंगे नीचे में वाटर के केस में हमारा जो कॉनकेव से सरफेस बनता है, जबकि वही हम मरकरी केस में देखते हैं तो क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है ना, उसको भी देखेंगे नीचे में। सेकेंड हो गया द मीडियम ऑफ द एग्जिस्ट एबो द फ्री स्पेस ऑफ द लिक्विड। तो इसका मीडियम क्या है, लिक्विड के ऊपर में और क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए थे ना ड्रा, ये हमारा है, तो ऐसा करके मान लो यहाँ पे सॉलिड दिखा है आपको, ये बना हुआ, तो इसके बाहर में क्या सरफेस है इस पे भी डिपेंड करता है गैस है कि क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेज डज द एंगल ऑफ कंटेक्ट भी राइज होता है। ये पॉइंट को हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सरफेस टेंशन वाले मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन की वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है, थोड़ा नीचे की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्ट होने की वजह से सरफेस ऐसा दिखाई देता है ना। और स्टार्टिंग में सरफेस कैसा था उसको बना लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में सरफेस कैसा था, जब हम सिंपल समझेंगे तो इक्वल रहेगा। ये हमारा मेन सरफेस है, ये ए है, मान लो ए पॉइंट स्टार्टिंग क्या है, बी पॉइंट क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस कैसा हो गया, ऐसा हो गया है। अब हम अगर थर्ड पॉइंट में जाते हैं, अगर टेम्परेचर देते हैं उसको हाई, तो मैंने बोला था जैसे टेम्परेचर हम देते हैं ना तो सरफेस टेंशन कम होते जाता है। तो सरफेस टेंशन का कम होना मतलब सिंपल सी बात है कि जो सरफेस आपका बी के केस में सरफेस कैसा है आपका, इस टाइप से है, वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सरफेस टेंशन उस पर कम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो झुका रहता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो जो अट्रैक्शन फोर्स नीचे की ओर जो अट्रैक्ट किया हुआ रहता है ना, सरफेस टेंशन को बढ़ाया रहता है, वो कम होते जाता है। तो कैसा बन रहा है ये फिर से वापस पहले जैसे बन रहा है। तो अगर हम इसका कॉन्टेक्ट एंगल निकालें, देखो सबसे पहले इसका निकालते हैं एक पॉइंट का, तो एक पॉइंट में लिक्विड भी यही है, तो इसका ये होगा टेंजेंट, सीधा इसी में टेंजेंट होगा लिक्विड के ऊपर। ये हमारा सॉलिड सरफेस है तो इसका होगा थीटा, ठीक। उसके बाद अगर सरफेस टेंशन, ये हमारा टेंजेंट होगा इसका, बी पॉइंट का बता रहा हूँ मैं, इसका सॉलिड सरफेस हो गया ये वाला, तो इसमें क्या होगा, दोनों मिला के ये हो गया थीटा। तो थीटा इसमें देखो पता होगा 90 डिग्री से कम ही दिख रहा है इसमें, इसमें थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सरफेस क्या होगा, फिर से वापस पोजीशन पे आ रहा है, तो इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, अब इसका ऐसे बनेगा, ये हो गया थीटा। तो जो थीटा आपका सी में बना है ना, वो ग्रेटर देन होगा किसे, थीटा ऑफ बी से, क्योंकि फिर से वो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से लिक्विड का सरफेस ऊपर उठ रहा है, तो हमारा एंगल भी क्या होते जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, एंगल भी क्या होते जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा। तो थीटा जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थीटा बी, इसलिए लिखा है एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस सो डज द एंगल ऑफ कंटेक्ट भी क्या हो रहा है, राइज ही हो रहा है बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक। अगला पॉइंट है द व्हेन सॉल्युबल इंप्योरिटीज आर एडेड, कोई भी इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, सॉल्युबल है जो उस लिक्विड में, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। 3-4 पॉइंट है जो एंगल डिपेंड करता है, उसको आपको पता होना चाहिए अगर फैक्टर्स आपसे पूछा जाता है तो। अब हम आते हैं मरकरी और लिक्विड के केस में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे फिर आपको आसानी समझ में आएगा। देखो हम लोग देखते हैं कि जब हम लिक्विड लेते हैं, है ना, वाटर के केस, इसमें क्या है, वाटर है, ये क्या है आपका मरकरी है। तो वाटर के केस में हमारे को सरफेस कैसा मिल रही है, कॉनकेव से। अब इसके केस में कैसा सरफेस मिला, देखो ऊपर उठा हुआ है, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, ये हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है। हमने टेस्ट ट्यूब तो सेम ही लिया है, उसी में हमने क्या डाला है, एक में वाटर डाला है, एक में आपके क्या डाले हैं, मरकरी डाले हैं ना। इसके पीछे रीजन क्या है, पहले वाले केस में देखते हैं वाटर के केस में। तो वाटर के केस में आपका जो एडहेसिव फोर्स है, क्या है, एडहेसिव फोर्स। देखो एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच होता है, मैंने बोला था, तो ग्लास कोई अलग अलग होना चाहिए और वाटर। तो ग्लास और वाटर के बीच अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना, तो इसके वजह से ये जो वाटर है वो ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा ना। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की क्या होगा, ये वाला, ये दोनों के बीच का बॉन्ड समझ रहे हो, किसके किसके बीच, ग्लास और वाटर के बीच का फोर्स ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ग्लास से चिपकेगा। तो ग्लास से चिपका मतलब उसका जो एरिया है वो क्या होगा, थोड़ा उठा हुआ होगा, जैसे इन दोनों समझ में आ रहा है। उसके बाद एडहेसिव फोर्स ज्यादा है इसमें, किससे, आपके कोहेसिव फोर्स से। ए लिखते हैं एडहेसिव फोर्स को, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है किससे, कोहेसिव फोर्स, मतलब ग्लास और वाटर के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से लिक्विड जो है ग्लास की ओर चिपक जाता है, मतलब ग्लास की ओर ऊपर उठ जाता है, और लिक्विड की साइड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सेम मरकरी केस में देखेंगे तो क्या होगा, मरकरी केस में
कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब सी ले लेते हैं, और एडहेसिव फोर्स है मतलब इसमें मरकरी मरकरी के बीच के जो मॉलिक्यूल के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो ज़्यादा है। तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो इनके बीच स्ट्रांग फोर्स हो गया, इसलिए ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया। आपका मरकरी वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर उठ गया है, क्योंकि इसमें ग्लास और मरकरी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अगर ग्लास और मरकरी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो ग्लास की ओर ज़्यादा चिपकता। तो यही पॉइंट याद रखेंगे आप कि मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स क्या, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। सिंपल है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और वाटर के केस में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन किससे, कोहेसिव फोर्स से। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, नीचे में लिखा भी है, व्हेन लिक्विड वाटर इज कन्फाइंड इन ए ट्यूब इट्स सरफेस मेनिस्कस हैज कनकेव शेप बना रहा है, देखो बताया मैंने, बिकम वाटर वेट द सरफेस एंड ट्रिप्स अप द साइड। तो ही वाटर क्या कर रहा है, सरफेस को गीला कर दे रहा है, क्योंकि ग्लास के साथ भी वो बॉन्ड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, वाटर और ग्लास के बीच बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से, मतलब वाटर का ग्लास के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो ग्लास को भी गीला करता है, ग्लास को गीला कर रहा है, ग्लास को मतलब वो ऊपर उठ रहा है। लेकिन इसमें नहीं, मरकरी में क्या, मरकरी मरकरी के बीच के जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्लास और मरकरी। तो मरकरी के बीच के आपस में ही जो फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो ऊपर उठ जाता है, ग्लास को उतना गीला नहीं करता है। तो ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा एंगल को भी देख लेते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल की बात मैंने बोला था, इसमें कैसे निकालते हैं, कैसे होता है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में मैंने क्या बोला है, ये जो लिक्विड का सरफेस इसको खींचेंगे तो ये हो गया हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हम लोग लिक्विड पे। तो ये हमारा क्या है, सॉलिड सरफेस, ये तो दिख ही रहा है सॉलिड सरफेस है ये। तो इनके बीच के एंगल क्या कहलाता है, थीटा। यही थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये कितना होता है, देखो इसमें लिखा है फॉर वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा कितने कितना बीच होता है, 18 से ले 8 से लेकर के 18 डिग्री तक हमारा एंगल होता है, किसके केस में, वाटर और ग्लास के केस में। लेकिन यही चीज देखिए हम किसमें, मरकरी और ग्लास के केस में, तब कितना होता है देखो। इसका टेंजेंट हम कैसे ड्रा करेंगे, इसका टेंजेंट ये वाला ड्रा होगा, मिनट, इसका टेंजेंट क्या होगा, अगर ड्रा करें तो हम लोग ऐसा ड्रा करेंगे ना, रेड में ही करते हैं, ये हो गया, ये टेंजेंट है इसका, ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब इसका सरफेस इसको काउंट किया जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, सरफेस है, यही हमारा सरफेस है। तो ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल, सरफेस दोनों में सेम ले रहे हैं ना, बस इसमें ऊपर उठा है तो टेंजेंट ऊपर साइड होगा। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर एक बार फिर से कर देते हैं, ये हमारा सॉलिड का सरफेस है, ये ग्लास का, इसका एंगल। और हमारा लिक्विड कैसा है, ऐसा है, तो इसका टेंजेंट कैसा बनाएंगे, हम बनाएंगे ऐसा कर, ये टेंजेंट बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कहलाता है आपका थीटा, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है मरकरी केस में 138 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिखा है हेंस द एंगल ऑफ कांटेक्ट मरकरी विथ ग्लास कितना होता है, 138। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हुआ, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है मतलब कैसा बन रहा है यहाँ पर, कन्वेक्स सरफेस बनते जा रहा है ना, ऊपर उठा हुआ कन्वेक्स सरफेस बनते जा रहा है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है तो कनकेव सरफेस बनता है, यहाँ पर उसी चीज को लिखा है, ये पॉइंट को भी पढ़ लेंगे। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, और मरकरी क्या करता है, ग्लास को वेट नहीं करता है, मतलब गीला नहीं करता है, बिकॉज कोहेसिव फोर्स विद इन द ड्रॉप्स आर स्ट्रॉन्गर, लिखा है ना, कोहेसिव फोर्स विथ इन द ड्रॉप्स, मतलब मरकरी के ड्रॉप्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, तो कन्वेक्स बनता है। तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब 3 पॉइंट देखते हैं, थीटा क्या होगा, अगर बॉन्ड एंगल सॉरी कॉन्टेक्ट ऑफ एंगल 90 डिग्री से कम है तो क्या बन रहा था, कनकेव बन रहा था। जैसे वाटर के केस में देखा हमने 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सॉरी 18 डिग्री तक होता है तो क्या बनता है, कनकेव बनता है, याद रखेंगे। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तब क्या बनता है, कन्वेक्स, जिसको बोलते हैं अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्यों बोले हैं, क्योंकि ये इस टाइप से बना था अपवर्ड्स, है ना, मरकरी केस में देखिए। और आपका उसके केस में कैसे बना था, इस टाइप से बना था, कन्वेक्स बोलेंगे। ये हो गया आपका, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा बीकर है तो इसमें ऊपर डायरेक्शन बना तो कन्वेक्स है, ठीक है। तो अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड्स। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या बनेगा, सीधा स्ट्रेट सरफेस बनेगा। समझ में आ रहा है, ये सीधा है, मान लो ये हमारा क्या, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा, सीधा रहेगा, तो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि यही हमारा क्या होगा, टेंजेंट, ये हमारा सॉलिड सरफेस, इसके बीच का थीटा एंगल होगा तो 90 डिग्री होगा।
तो ये 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। एक बार और मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं 3 सरफेस ले लेते हैं, एक सॉलिड सरफेस, इसमें थोड़ा एक पॉइंट और समझते हैं ना। 3 सॉलिड सरफेस लेते हैं हम, एक एक केस में देखते हैं। मान लेते हैं इसमें ड्रॉप, ऐसा गोला ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, इसमें थोड़ा सा फैला है ड्रॉप, है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा है, ऐसा करके फैला है। समझ में आ रहा है? ड्रॉप है लिक्विड का, ये लिक्विड का ड्रॉप कैसा है, इसमें इसमें नॉर्मल पूरा एक ड्रॉप रखा हुआ है, इसमें है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ है वो ड्रॉप, मतलब सॉलिड सरफेस, और इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ड्रॉप। अब इसमें अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसका टेंजेंट होगा। तो ये हमारा सॉलिड सरफेस है, तो इसके बीच के एंगल थीटा ए ले लेते हैं, इसको मान लो पहला है, ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, सी कंडीशन है। सेकेंड वाले केस में थोड़ा देखो ये ऊपर तरफ है, थोड़ा फैला हुआ है, तो उसके बाद क्या है, ये आपका ये टेंजेंट इसका है, तो ये थीटा बी हो गया ये। थर्ड वाले केस में देखो ये हमारा सॉलिड सरफेस है, अब इसका टेंजेंट कहाँ आएगा, इसका टेंजेंट इधर जाएगा, तो ये हमारा क्या है, थीटा सी है। तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। दिख रहा है ना, मतलब जैसे जैसे ड्रॉप्स सॉलिड सरफेस पे फैल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या देखो फर्स्ट वाले केस में, ए वाले केस में ड्रॉप डायरेक्टली सॉलिड सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, फैला नहीं है। बी वाले में थोड़ा फैला हो, सी वाले में ज्यादा फैला, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ते जा रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से वेटिंग पावर बढ़ता है, वेटिंग मतलब होता है गीला करने की पावर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, उस सॉलिड सरफेस को क्या बढ़ रहा है, गीला करने की पावर बढ़ते जा रहा है, मतलब गीला करना आसान हो रहा है। तो वेटिंग, वेटिंग मतलब समझ रहे हो, वेटिंग मतलब होता है गीला करना, है ना। तो गीला के लिए क्या चाहिए हमें, एंगल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इजीली वो वेट होते जाएगा। ये हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया, 3 केस मैंने बता दिया, तीनों केस में आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझने में बहुत आसानी होगा अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट को सीखे हुए रहेंगे तो। फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपनी जो भी कमेंट्स या सुझाव हैं अपने आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ इसी सीरीज में, और अगला इसका जो भी टॉपिक है उसको हम क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, और थैंक यू।